ओके, ठीक है, अभी कनेक्टेड, ठीक है, आवाज आ रही है सबको एवरीवन? सो वेलकम टू द सेशन यार, ठीक है, वेलकम टू दिस मीटिंग। तो आज इस मीटिंग में, ठीक है, हम डिस्कशन कर रहे होंगे किस तरीके से यार आखिरी के 20-25 दिनों में आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी ले लेंगे, है ना। बहुत सारे आपके जो डाउट्स आ रहे थे, काफ़ी दिनों से हमारी कोई सेशन नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे डाउट्स जो है पाइल अप हो गए, लेकिन अब उनको हम ले सकते हैं डाउट्स को, ठीक है, एंड वी कैन हैव सम मीनिंगफुल डिस्कशन। ठीक है एवरीबॉडी, चलिए कुछ पहले डाउट है किसी का तो हम ले सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक जनरलाइज्ड वे में तो मैं बता ही दूंगा। वैसे तो कुछ कुछ डाउट जो है मेरे पास आ ही रही हैं। सबसे पहला जो डाउट आ रहा है वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड आ रहा है काफ़ी सारे लोगों का, कि सर हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं जितने आने चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरा आंसर इसके लिए यही रहेगा कि यार अभी मॉक टेस्ट जितना आप देते जाओगे उतना ज़्यादा इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है ना। और कभी भी शायद आप डिजायर्ड मार्क्स तक ना पहुंच पाओ, ऐसा रहता ही है कि यार हमारे मॉक टेस्ट जो है थोड़े से टफ रहते हैं रियल एग्जाम से, ठीक है। सो थोड़ा सा ये एक बना ही रहता है कि थोड़े कम मार्क्सेस रहते हैं स्टूडेंट्स के, किसी भी कहीं के भी आप मॉक टेस्ट दे दीजिए वो सबका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी बात दूसरी रही कि आप मॉक टेस्ट दीजिए और एनालिसिस ज़रूर करिए कि यार आप अपने टेस्ट में क्यों कितने मार्क्स जो आपके रह गए वो क्यों नहीं आ पाए, है ना। हर एक क्वेश्चन का ज़रूर आप एक बार अच्छे से एनालिसिस करिए, ठीक है। जब भी आप कोई टेस्ट दीजिए, मान लीजिए आपने कोई 30 मिनट का टेस्ट दिया, 1 घंटे का टेस्ट दिया, 2 घंटे का टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद उसको एनालिसिस ज़रूर करो कि अच्छा यार ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, क्या मुझे इसकी मैथ्स नहीं आती थी, क्या मुझे इसका कंसेप्ट नहीं आता था, क्या मुझे इसका फॉर्मूला याद नहीं था, या फिर सब कुछ आता था बस डर गया मैं देख के ही ओपन नहीं किया उसको, है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। सो सभी के लिए यही है यार एक बात, ठीक है, कि मॉक टेस्ट जो भी दे रहे हैं, पहले तो एक बार म्यूट कर लो यार सब लोग, आवाज आ रही है थोड़ा सा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट जो लोग भी आप लोग, ठीक है, दे रहे हैं, प्लीज उसको एनालिसिस जरूर करिए। मॉक टेस्ट देने का फायदा तभी हो पाएगा जब आप उसको अच्छा से एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है ये बात? अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं फटाफट से, जो भी डाउट है एक एक करके आप बता सकते हैं, या मैं एक एक करके आपसे बात कर लेता हूँ, आई गेस तो वो और बेटर रहेगा। आप फिर थोड़ी देर में डाउट आपके आने लगेंगे तो और हम बात कर पाएंगे। लेट मी बिगिन विद सोनालिनी, कैन वी बिगिन? कैसा चल रहा है अभी, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है? यू कैन टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन एंड ऑनेस्टली बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस, है ना। जितना आप लोग मुझे ऑनेस्टली बताएंगे अपनी प्रिपरेशन के बारे में उतना मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। सर अभी मेरा रिवीजन चल रहा है, सभी मतलब कोर्सेस अभी मैंने लेक्चर्स अभी देख लिया, अभी रिवीजन चल रहा है। अभी मेरे पास अभी मॉडर्न बाकी है रिवीजन करने को, तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं ईएमटी ईएमटी के साथ अभी मैं मॉडर्न के साथ चल रही हूँ अभी सर। और मैंने सोचा है सर मॉक का, तो मैंने 1 दिसंबर में मॉक दिया था, तो उसमें जो मेरे मार्क्स है अच्छे नहीं आए, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मॉक दूंगी और लाइक जनवरी 20 से मॉक देना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बस रिवीजन ऑन रखिए, और आई थिंक सही चल रही है प्रिपरेशन अभी तो। और आप, ओके सर। ठीक है, बस अपना मॉक टेस्ट अपने हिसाब से जो आपका प्लान बनाया मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सही है। आप ओके सर, 10-20 से थैंक आराम से दीजिए। किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो? नहीं सर, अभी तो स्मूथली चल रहा है सर सब। ओके, वेरी गुड देन, ठीक है, बस अपना रेगुलर रहिए यार, सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। 20 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट, और अब 20 दिन में पूरी मेहनत करनी है, अब कोई अनफोकस बिहेवियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई शादी पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो बिल्कुल 20 दिन रह गए हैं, 20 दिन आपको बिल्कुल फोकस बीम की तरह काम करना है, और सारा अटेंशन सारा फोकस आपका एग्जाम के ऊपर ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी अलग तरीके का ठीक है, आपका फोकस नहीं होना चाहिए। बस यही मैं चाहता हूँ आप सभी से यार। हाँ जी, बाकी और कोई बता सकता है अपना, कैसा चल रहा है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? सर मेरे ना 5 हम्म, टॉपिक हो गए हैं, और मेरे जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का मैंने एमआईटी सीरीज देख लिया है, फिर भी सर एमआईटी में कुछ टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हम्म, लेकिन फिर मैंने 5 टॉपिक का एक बार रिवीजन और क्लियर कर लिया है, और अब मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, क्या फिर ठीक होगा? हम्म। देखो, असाइनमेंट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, और है ना,
मैं ये कहूँगा कि सॉल्व एग्जाम्पल इस समय करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन अटकते भी हैं। अगर आप पहली बार मैकेनिक्स कर रहे हो तो सॉल्व एग्जाम्पल ज़्यादा मैं प्रेफर करना कहूँगा। और ठीक है, और इस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि यार ओवरऑल रिवीजन आप फोकस करिए, और है ना, एक एक करके सब्जेक्ट्स की तरफ, रिवीजन की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए कि यार हम रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए, ऑब्वियस ही बात है कि आपको 2-3 घंटे 4 घंटे अलग से क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रखने चाहिए। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन इस समय ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा है पूरे एक साल भर में, उसके टॉपिक्स को आप रिवाइज कर रहे हैं, उनके फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रहे हैं, कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन करने के तरीकों को रिवाइज कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। ठीक है, और अनसॉल्व क्वेश्चंस के लिए अलग से 3 से 4 घंटे आप रखिए। और मैं कोशिश सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक 3 घंटे का या 4 घंटे का कंटिन्यूस स्लॉट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए रखिए, बिकॉज एग्जाम में भी आपको 3 से 4 घंटा कंटिन्यूस क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 घंटा तो करना ही करना है, उसके अलावा 1 घंटा बैठना भी तो पड़ता है वहां पे सेंटर पे पहले जाके, 1 से 1.5 घंटा। तो ये हैबिट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सभी को कह रहा हूँ मैं, एक ये हैबिट आपकी होनी चाहिए कि यार आप सेंटर पे जाकर बैठें, और है ना, 3 से 4 घंटे आपकी सिटिंग हैबिट और वो क्वेश्चन करने का एप्टीट्यूड डेवलप होना चाहिए कि आप 4 घंटे वहां पर बैठ के मेहनत से बिल्कुल फोकस से 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो अभी से तैयारी शुरू करिए, 20 दिन है आपके पास। 20 दिन ये अपना स्ट्रेंथ बिल्डिंग आप कह सकते हैं, जैसे जिम जाते हैं हम लोग तो वो स्ट्रेंथ बिल्डिंग प्रैक्टिस रहती है, तो इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग समझ लीजिए इसे, कि एग्जाम में 4 घंटा हमें बैठना है, सॉल्व करना है 3 घंटे फोकस होकर। तो इसी तरीके से अभी से हैबिट अपना वो बनाइए। ठीक है एवरीबॉडी? ओके सर। सर लेकिन ना अगर क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं छूट गए ना, सॉल्व नहीं हुए कुछ, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहे हैं असाइनमेंट के टाइम पे। बात सही है, मैं कह रहा हूँ ना बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन हमें हर चीज़ को एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, हमें लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि यार बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं भी होंगे, तो सीख लो ना यार। अगर पहली बार में सब कुछ सही नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि यार पहली बार में सब कुछ सारी चीज़ें सही नहीं होंगी, लेकिन ये है कि आप उसको सीख लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 5 आपने खुद से कर लिए, वेरी गुड। 5 जो नहीं हुए उनको सीख लीजिए, ताकि वो अगली बार आपके अच्छे तरीके से हो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? इस तरीके से ओके थोड़ा सर, ठीक है। अप्रोच लेके चलिए यार। विराट कोहली भी आप देख ही रहे हैं, पूरी टेस्ट सीरीज में आउट हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो बेस्ट प्लेयर नहीं है ना। वो इंडिया के, वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर है, लेकिन कभी कभार उनका भी वो एक, हर क्वेश्चन वो भी नहीं कर सकते, हर बॉल वो भी नहीं खेल सकते। तो ये वाली बात है कि सीख लीजिए, बस कहने का मतलब मेरा ये है कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको सीखिए, उससे डरिए मत, उससे डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि यार डिसअपॉइंटमेंट तभी आता है जब हम उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि अबे यार ये तो होना ही चाहिए था। क्यों होना चाहिए था यार? कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो सीख लो ना। गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? यस सर। ठीक है। और ये जो अभी सर जो मेरा जो ईएमटी रह गया है ना, मेरा ईएमटी मैंने डिटेल में नहीं किया है। तो सर मुझे अभी मैंने कल और आज क्लास किया था ईएमटी का, लेकिन उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मैक्सवेल के जो क्लास है वही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आज का कल का बेसिक नहीं है मुझे, इसलिए मैं नहीं करने वाला। क्या सर ये ठीक होगा? सही है, सही है। अगर ईएमटी में आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब अगर आप अब ईएमटी करने लगे और आपको बर्डनिक लग रही है, मत करो। ठीक है, एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो जो आपके बाकी 6 सब्जेक्ट हैं उसको रिवाइज करो, उसको प्रैक्टिस करो, उसी को अच्छे से पीवाईक्यू करो। ठीक है, मैं कभी नहीं कहूँगा इस समय, क्योंकि वैसे भी आखिरी का समय चल रहा है और इस समय नया सब्जेक्ट पकड़ना बिल्कुल भी सही एडवाइस नहीं है। ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है उसी को अच्छे से रिवाइज करिए और अपना बेस्ट दीजिए। ओके सर। और सर टेस्ट कब देना चाहिए? मैंने टेस्ट दिया था, लेकिन उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं आए थे। तो अभी और एक बार रिवाइज करके 20 तारीख के बाद मैं 2 टेस्ट दूंगा इस समय। रिवीजन चलेगा करके, ना सर? 20 रिवीजन करके टेस्ट दो। रिविजन करके टेस्ट देना चाहिए। हाँ, रिवीजन करके टेस्ट दो, जो भी सब्जेक्ट आपका रिवाइज हो गया है उसका टेस्ट दे दो आप। ठीक है। ओके सर, ठीक है। सर मैंने ईएमडी का डिटेल्स कोर्स नहीं किया, आपका एमआईटी कर रहा हूँ सिर्फ अभी तक।
अगर और आपके मेरा सर ये आपको बोला था क्लास में मेरा मॉडर्न हो गया, लेकिन मेरा क्वांटम नहीं हुआ उस टाइम। तो मैं इसको मैं अभी तक सर रिवीजन कर रहा हूँ और शॉर्ट नोट भी बनाया, लेकिन सर कैसे शॉर्ट नोट को पढ़ूँ, मैंने जैसे मुझे याद रहे फॉर्मूला थोड़ा बता दीजिए। देखो यार, शॉर्ट नोट को पढ़ने का तरीका यही है कि फॉर्मूलाज को थोड़ा लिख लिख के आप प्रिपेयर करो। जैसे कि मेरे नोट्स हैं, मैं नोट्स में से पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो गॉस लॉ पढ़ रहा हूँ कि अच्छा मैंने एक पेज पढ़ लिया, फिर मैंने एक A4 शीट साइड में रखी हुई है, मैं देख रहा हूँ कि अच्छा इस शीट पे क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, एक बार उसको लिख लिया, फिर मैंने अगला पेज पढ़ा, इस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है लिख लिया, अगले पेज पर लिख लिया। ऐसे ही मान लो मैंने 3 घंटे के लिए पढ़ाई करी, 3 घंटे में मैंने मान लो 60 पेज पढ़ लिए। ठीक है, तो 60 पेज पे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी उसको एक बार रिवाइज किया और इन फॉर्मूलेज को एक बार फिर से लिखा, बिना देखे या उसको समझ के कि अच्छा इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है जी, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, लिख लिख के वो प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्डअप हो जाता है, दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें। तो मेरे को तो यही तरीका सही लगता है कि आप जो भी रिवाइज कर रहे हैं उसको आप पढ़िए। ठीक है, और अगर शॉर्ट नोट से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर उसके साथ साथ क्वेश्चंस करिए, है ना, कि यार अच्छा ये फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन कैसे होता है उसको देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे होता है उसको देख लीजिए। ठीक है सर सर मैंने सर रिवीजन करने मैंने के साथ एक साथ में सेकंड, शॉर्ट नोट कर रहा हूँ। हाँ बताओ हिमांशु, आप ही बताओ पहले एक बार। सर मैंने रिवीजन करने के साथ साथ शॉर्ट नोट जो वो मैं लिख रहा हूँ अभी तक। आपकी थोड़ी आवाज़ कट गई थी, बट आई थिंक आप कहना चाह रहे हो जो आपने रिवीजन के साथ शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं और अभी तक मैं यही कर रहा हूँ सर तक को हर चैप्टर से। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बस रिवीजन ऑन रखिए। ठीक है, और जो बात आप कह रहे थे ना ईएमटी के लिए, ईएमटी का कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिए, मेन आप बाकी सब्जेक्ट्स पे अपना ध्यान दीजिए कि यार ईएमटी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं, बस इतना उम्मीद है कि जो हम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये 4 और 5 को उनको अच्छे से कर लो। ठीक है, बाकी आपका मेन फोकस बाकी क्वेश्चंस पे ही रहेगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही सर, मेरा जब तक मैं 4th 5th सब्जेक्ट पे जाती हूँ रिवीजन करके, सर मेरा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट पूरा मतलब बेसिक्स गायब हो जाते हैं, पूरा मतलब भूल जाता है। तो सर वो लूप में पूरा फंसता जा रहा है, बार बार रिवीजन पे रिपीट होता जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही नहीं पा रही है, जिसकी वजह से सर टाइम लग जा रहा है काफ़ी क्वेश्चंस में। तो सर उसको कैसे सुधारें? देखो, हर किसी का अपना अपना वो रहता है यार एप्टीट्यूड। तो इसमें ये कहूँगा मैं कि क्लास के नो क्वेश्चंस आपको नोट्स अच्छे से आते हैं, अगर बाकी क्वेश्चंस नहीं भी हो पा रहे हैं तो एटलीस्ट क्लास के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, यस सर। उनको आप करिए, है ना। मतलब अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास के नोट्स से ही जो रिवाइज कर रहे हैं, क्लास के क्वेश्चंस को ही एटलीस्ट अच्छे से कर लीजिए, तो भी डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा एक बिल्डअप हो जाएगा। इतना ही हम इसमें तो कर सकते हैं यार। बाकी ये होता रहेगा, ये सबके साथ है, ये आपके साथ अकेले के साथ नहीं है कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ते जा रही हूँ वो भूलते जा रही हूँ, ये सबके साथ होता है। लेकिन आप देखोगे अल्टीमेटली थोड़ा और अभी आप 5-7 दिन बाद और अच्छा रिवीजन कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार काफ़ी कुछ जो है बिल्डअप हो गया है। ठीक है, सर मैंने टीफा के टाइम पे सर रिवाइज किया था इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन सर अभी उसके ओपैम्प और का कुछ कुछ टॉपिक्स के सर पूरा बेसिक्स भूल गया, तो अभी फिर से मुझे पूरा रिवाइज करना पड़ रहा है। तो सर वही मेहनत दोबारा हो रही है, तो प्रैक्टिस का सोचा था इस टाइम पे तो। नहीं समझ रहा हूँ मैं यार, ये एक प्रॉब्लम तो है कि जब क्वेश्चन करने का आपने सोचा था कि यार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे वैसे, वो नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम लगती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, अल्टीमेटली आपको टॉपिक क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 1000 क्वेश्चन करने हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपको टॉपिक भूल गया है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई अपने आप को छोटा समझने वाली बात नहीं है। कभी कभार हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि अरे यार ये मेरा टॉपिक मैं कैसे भूल गई, अगर मैं भूल गई हूँ तो क्या मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, कई बार ऐसा ख्याल आ जाता है। तो ये ख्याल नहीं रखना है, सिंपल सी बात है, हर कोई भूल जाता है। तो कोई बात नहीं, टीआईएफआर के टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था, नहीं याद आ रहा, नोटबुक्स खोलो, रिवाइज कर लो। टीआई अगर ओपैम भूल गए तो ओपैम के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करके देखो, थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। फिर और थोड़ा सा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें
आप सोचो 1 घंटे का काम है ये। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ओपैम्प भूल गई, तो ओपैम्प को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 1 घंटा ही चाहिए। या फिर ओपैम्प की क्लास देख लो, यूट्यूब पर उसकी है ना प्रैक्टिस क्लास अवेलेबल है, आप वो देख लो। 1 घंटा 1.5 घंटे में आपका उससे रिवाइज़ हो जाएगा। और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचो मत। कई बार हम ना सोचने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि अरे ये मैं भूल गई, भूल गई, भूल गई, वो बार-बार दिमाग में चलता रहता है, तो हम कर नहीं पाते, है ना? अगर सिंपल सी बात है, अगर आप कोई टॉपिक भूल गए हैं तो उसको रिवाइज़ कर लो। ये चलता रहेगा यार ये, क्योंकि सिलेबस तो बड़ा ही है ना। आईआईटी जैम में अगर मैं कहूँ मोटे-मोटे 150 टॉपिक्स हैं, तो हमेशा एट एवरी गिवन पॉइंट 150 टॉपिक्स तो मुझे भी याद नहीं रहते, है ना? कि मैं कहूँ कि फिंगर टिप से मुझे 150 के 150 टॉपिक्स याद रहेंगे, वो भी बड़ी मुश्किल बात है यार। मैं कह सकता हूँ कि मुझे एज़ अ प्रोफेशनल इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम चलो 120 टॉपिक मुझे पता होंगे फिंगर टिप्स पे, 130 टॉपिक्स पता होंगे, लेकिन मैं 150 के लिए तो मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, है ना? तो चलता रहेगा यार। गुड सर इवनिंग सर। हम्म, एक सेकेंड आप कंप्लीट कर लो पहले। सर तो वो जो रिवीजन करना है दूसरा वाला, उसको क्वेश्चंस के थ्रू करें, मतलब नोट्स पढ़ के, थ्योरी पढ़ के नहीं? हाँ, नोट क्वेश्चंस के थ्रू कर लीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस के थ्रू याद आ जा रहा है सारा कुछ तो ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सब्जेक्ट में तो क्वेश्चंस ही ज़्यादा मेन है ना? तो ओके सर। हाँ, अब फिलहाल अगर मैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ प्रज्ञा, तो ये जो अपनी रिवीजन सीरीज मैंने अभी करवाई थी ना, उसका ओपैम यस सर। वाला लेक्चर देख लो, डबल स्पीड पे देख लो, 1.5 स्पीड पे देख लो, 45 मिनट में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप 90% टॉपिक क्लियर हो जाए, ओके सर, है ना? थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, Good evening, sir. गुड Sir, इवनिंग। I am working on my preparation and I'm revising. Like I see, it seems like my preparation is going like decent. I am confident with the basics and I'm giving mock tests also. But my question is, I am majorly sticking to your notes and PYQs only. I do some questions from question bank here and there if I feel dubious about some topics, but majorly I'm sticking to your notes and PYQs only. Do I need to amend something or is it fine? सही है, इज इट फाइन? इट्स फाइन मेरे हिसाब से। अगर आप, है ना, 20 दिन रह गए यार, 20 दिन में बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगा हम बहुत अलग अलग रास्ते अपना भी नहीं सकते, कन्फ्यूजन हो जाएगा। मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन वाली बात भी आ जाती है ना, कि अगर मैं आपके सामने 5 बुकें रख दूँ और पाँचों बुकों को पढ़ने का चैलेंज दे दूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 20 दिन, लास्ट के 20 डेज में तो मैं सिर्फ नोट्स ही रिकमेंड करता हूँ कि आप आराम से नोट्स पढ़िए, नोट्स को ही रिवाइज करिए, नोट्स PYQ करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, थोड़े बहुत जो आप कर रहे हैं क्वेश्चन हेयर एंड देयर वो करते रहिए, वो थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करने के लिए करते रहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार गॉस लॉ के 50 क्वेश्चन कर लो आज ही आज, वो थोड़ा सा आप 10 क्वेश्चन करो, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ जाओ। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम सारा कुछ गॉस लॉ के बारे में सीख लें लेकिन दूसरे टॉपिक के बारे में सीखें ही ना, है ना? मेरी बात Yes. समझ में आ रही है? Sir, even in mocks, sir, but like as I asked earlier also, my range seems to be stuck. I have analyzed the even the answers and all, but still my the range is what I was getting earlier. The marks I'm getting, similar types of marks I'm getting right now only in the mock tests. आपने क्या It seems. डू यू हैव एनालाइज्ड कि क्या प्रॉब्लम है? व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, कि व्हाई Some यू of the आर नॉट? topics were problematic. I am working on them, and but I worked on them, some of them earlier also, but still like the marks I secured were as early as previous ones. It troubles me sometimes. Like, what should I do? गेटिंग योर पॉइंट। सी, मॉक टेस्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए तो यार आपको खुद से थोड़ा सा एनालिसिस करना ही पड़ेगा कि क्यों वो दिक्कत आ रही है। हो सकता है मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप मेरे को थोड़ा स्पेसिफिकली बताओ ना कि यार मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम हो सेक्शन रही है। ए तो हो जाता है, मतलब ठीक है। सेक्शन वाइज एनालिसिस भी करा था, मतलब कहीं ना कहीं शायद सेक्शन बी और सेक्शन सी में प्रॉब्लम हो रही है। सेक्शन ए में तो ज्यादा नेगेटिव मार्किंग में भी कोई इतना प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा था जितने, और सेक्शन बी में कहीं ना कहीं गलत हो जा रहे हैं कुछ, और सेक्शन सी में भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। थोड़ा फिर मेरे मतलब मुझे जो जितनी बात आपने बताई उससे जो मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सेक्शन बी और सेक्शन सी को पेशेंटली करो, है ना? कभी कभार हम बहुत जल्दी में एक आध ऑप्शन छोड़ देते हैं मल्टी सेलेक्ट में, और न्यूमेरिकल आंसर टाइम में हम कभी कभार क्वेश्चन आते हुए भी गलत कर देते हैं कि कैलकुलेशन एरर हो गई। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर हम मतलब, एक ये रहता है ना जैसे ही आप क्वेश्चन करो तो उसको रीचेक करो उस समय,
मतलब मैं ये काफ़ी टेक्निक यूज़ करता था अपने मल्टी सेलेक्ट और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए कि जैसे आपने क्वेश्चन किया, एंड में रिवीजन ना कर कर उस मतलब कई बार करते हैं ना, पूरा पेपर कर लेते हैं उसके बाद रिवीजन करते हैं, वो वाला नहीं कि आपने वो क्वेश्चन किया उसके बाद उसको आधा मिनट एक्स्ट्रा दो ताकि आप उसको रिवाइज कर सको कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये था ये था ये था, हो गया हो गया हो गया, अच्छा यहाँ पर कुछ रह गया है, चलो मैं कर देता हूँ, है ना। तो वो बेटर है क्योंकि एक तो एंड में शायद टाइम बचे या ना बचे, दूसरी बात ये है कि जब बाद में लास्ट में रिवीजन करोगे तो खिचड़ी पक चुकी होगी, अब तक तो दिमाग में सब कुछ सारा मिक्स हो जाएगा। उस समय पर क्वेश्चन को एक नज़र देख लेने से थोड़ा हो सकता है कि कोई गलती पकड़ में आ जाए, या हो सकता है कि कोई छोटी कैलकुलेशन एरर पकड़ में आ जाए, तो ये एक टेक्निक आप अपना सकते हो। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, हेलो सर। इवनिंग सर। हेलो, बताओ बताओ, एक जना बताओ, चिराग आप बता दो। सर मेरे 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, मॉडर्न अभी नहीं हुआ है मेरा, तो उसकी मैं सोच रहा था कि MIT कर लूं। कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। यस सर। और सर मतलब मेरा जो MIT PYQs और नोट्स करने से हो जाएगा? देखो होना तो कुछ किसी को मैं कैसे कह सकता हूँ कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। अब मैं आज के मौसम देखकर ये नहीं बता सकता ना कि 2 फरवरी को धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो द पॉइंट इज कि कैसा पेपर आएगा क्या होगा वो नहीं है हमारे हाथ में। मैंने आज सुबह भी एक क्लास में यही कहा था कि जो चीज़ें हमारे हाथ में है, जो चीज़ें हमारे हाथ में चेंजेबल हैं, उन पर आप फोकस करिए। हमारे हाथ में ये है कि जो 20-22 दिन बचे हैं उसको मेहनत करना है, अच्छे से अपना पूरा 8-10 घंटे की मेहनत डेली करनी है, पढ़ाई करना है, जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको रिवाइज करिए, जो होगा देख लीजिए। बेस्ट तो यही है ना कि फिलहाल जो आप कह रहे हो कि सर MIT पढ़ लिया है मैंने, नोट्स पढ़ लिए हैं, यस मैं कह रहा हूँ नोट्स आप पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, आप बहुत बेटर पोजीशन में आ जाएंगे अगर इतना ही अच्छे से आप सीरियसली कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। शिवम आप बताइए अब। जी सर। हाँ सर, मैं ऑडिबल? ऑफ कोर्स यू आर ऑडिबल। सर मेरा जो क्वेश्चन है बेसिकली फुल लेंथ और शॉर्ट मॉक टेस्ट के ऊपर ही है। सर जब टेस्ट दे रहा हूँ तो कभी मतलब मार्क्स थोड़ा अच्छा आ रहा है, कभी थोड़ा मिडिल आ रहा है। तो ऐसा आपने भी बोला था कि एनालिसिस करो टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज, वो भी कर रहा हूँ। लेकिन सर क्या है कि मान लीजिए कि मैंने मतलब आपका जो नोट्स है वो सब कुछ मैंने रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद बहुत सारी जगह बोलते हैं कि जैम का ही 2019 या फिर 2018 मतलब ईयर वाइज वो आप एग्जाम दो। लेकिन उसमें से भी तो मतलब सब कुछ नियरली करा हुआ रहता है, तो उसमें से मतलब ज्यादा ही मार्क्स आएगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर नया मॉक्स दे रहे हैं तो उसमें से कम आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर एक सर डाउट हो रहा है कि नए टॉपिक्स पे क्या सर फोकस करे, पर समय भी उतना नहीं है। तो मतलब करें तो अभी क्या करें, सिर्फ नोट्स असाइनमेंट्स या फिर नया क्वेश्चन अभी करो? और देखो वही ये डाउट आ रहा है। नहीं, ये मॉक टेस्ट वाली जो बात है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे मॉक टेस्ट देना, वो जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ रखा है उनको तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे ना, क्योंकि मैंने तो आपको एक एक क्वेश्चन करा रखा है पिछले 5-6 सालों का। ठीक है, ये जी सर उनके लिए एडवाइजेबल है जहाँ जिन कोचिंग्स में PYQ नहीं करवाए जाते या जो टीचर्स PYQ नहीं करवाते वो उस चीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं। बट आपको तो मैंने यार है ना नियरली मुझे नहीं याद कोई PYQ हमने छोड़ा है, पिछले 6-7 सालों के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो वो तो आप मार्क्स आएंगे ही आएंगे, तो वो नहीं करना है मेरे हिसाब से। नए मॉक ही देना अच्छी बात है, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब नया मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला मत दीजिए। अब इससे होगा क्या, फुल लेंथ या फिर टॉपिक वाइज पे ही स्टिक कर, मतलब जो मिक्स टेस्ट वगैरह है ना, तो वो ज्यादा दे या फिर फुल लेंथ ज्यादा दे, मतलब मार्क्स इंक्रीज के लिए कौन सा पोर्शन जो बेटर टॉपिक आपने रिवाइज कर रखा है, मान लीजिए एक अभी टॉपिक वाइज दे दीजिए, फिर फुल लेंथ दे देना, पहले एक एक टॉपिक वाइज दे दो सबका, कि थर्मो का इनका सबका। जैसे मान लो आज 8 तारीख है, आज आपने मैथमेटिकल फिजिक्स रिवाइज किया पूरे दिन, अगले दिन टेस्ट दे दो, फिर 2 दिन मतलब 2 दिन या 1 दिन रिवीजन किया, फिर एक टेस्ट दे दिया, फिर 1 दिन रिवीजन किया 1 दिन टेस्ट दे दिया, इस तरीके से। अभी सर इसमें से भी एक प्रॉब्लम है, मतलब जब सर टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें से मार्क्स ठीक ठाक ही आ रहे हैं, लेकिन जब सर मतलब एज ए होल रिवाइज करके दे रहा हूँ तो लग रहा है कि सारे मतलब भूल गया हूँ, लेकिन एग्जाम के टाइम होता भी है। तो मतलब ये सर जो एक डाउट हो रहा है कि प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ लेकिन भूल भी जा रहा हूँ, इसको भूलने सर ठीक रहेगा, कैसे करूँ? ये रहेगा, ये चलता रहेगा भाई, भूलने भुलाने वाला जो चीज़ें हैं वो कई बार चलती रहेंगी।
प्रैक्टिस और रिवीजन से ही होगा। इसीलिए ना पहले सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से कर लीजिए, फिर फुल लेंथ भी दीजिए। मतलब जी इसमें सर। यार अब कोई हार्ड एंड फास्ट और रूल नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप फुल मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका कहाँ गड़बड़ हो रहा है। क्या आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, क्या आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता, ये तो थोड़ा पेपर देकर ना एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ कमी हो रही है। अगर फॉर्मूला रिवीजन में कमी है तो फिर मिक्स फॉर्मूला रिवीजन करिए आप, कि जैसे एक दिन में आपने एक टॉपिक यहाँ से, मतलब एक दिन में 2 सब्जेक्ट का अच्छे से फॉर्मूला रिवीजन करिए, फिर अगले दिन 2 टॉपिक का करिए, मिक्स करके करिए, तो शायद उससे और आपको इम्प्रूवमेंट आ सके। सर एक डाउट मेरा और था सर, जैसे मतलब मैं अभी 46 या 47 क्वेश्चंस कर पाया था लास्ट मॉक में, तो आइडियली कितने तक जाने का एम करना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस कर पाए मतलब 3 घंटे में? यार जैसे उसमें एम तो देखो, अगर आप 47 अभी कर पा रहे हो, सबका अपना अपना रहता है, फिर 55 के 60 के बीच में आप लोग करो सब लोग एम यार, ठीक है। सबको यार इतना अपना बेस्ट देना है, इतना स्पीड मेंटेन करो, अभी भी है टाइम यार, 20 दिन है आपके पास, आप अपनी स्पीड को थोड़ा गेयर अप कर सकते हो, ताकि आपका थोड़ा बना रहे कि यार 50 से लेके 55 क्वेश्चन तक जरूर हो जाए, ठीक है। और इतने इतने ही होते हैं मेनली, अगर आप देखो जाए ऑन एवरेज जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं हर साल, वो 50 से 55 के बीच में अटेम्प्ट करके आते हैं, ठीक है। तो यही है सबका, मैं तो यही कहूँगा यार, सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, और कोशिश करिए कि आप अपना 50 से 55 का रखिए कि यार इतने क्वेश्चन ज़रूर हो जाने चाहिए एग्जाम में। बाकी थोड़ा सा तो क्वेश्चन देखो छूटेगा भी, मतलब क्वेश्चन जितने हो रहे हैं वो बात एक अलग है, लेकिन एटलीस्ट आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप पेपर में 60 के 60 क्वेश्चंस को देख पाएं और उनको उनके बारे में विचार पाएं। वो क्वेश्चन हो या ना हो वो बात अलग है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसा ना हो कि सर मैंने आपके भी क्वेश्चन छूट जाए। सर वो स्ट्रेटेजी ऐसी रखी थी कि मतलब मैं सोचता हूँ कि जैसे 3 घंटे का पेपर है तो मैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस कर लूँ, फिर दूसरे घंटे में 20 कर लूँ, फिर तीसरे में 20 कर लूँ। पर मुझे फिर इसके लिए ऐसा लगता है कि कई बार मैं वापस रिवाइज नहीं कर पाता, उसके लिए मैंने टाइम वापस बच नहीं पा रहा। ये मतलब मेरे ज्यादातर टाइम उसमें ही चला जाता है, मतलब पर इस वाले में मेरे इतने ही हो पा रहे 47, या आई तो फिर थिंक मैं वापस। काफ़ी है, और थोड़ा अभी टाइम है तो इंक्रीज हो जाएंगे, इतनी चिंता वाली बात नहीं है ये वाली, ठीक है ना। बाकी 47 इज़ अ गुड नंबर आई गेस, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अननेसेसरी लोड ना लो, बढ़िया है, ठीक है। सर बताइए। सर मैं वैसे सेकंड ईयर में हूँ, पर इस बार जैम दे रहा हूँ। तो मतलब जैम देने के बाद मुझे मतलब मॉडर्न एक कोर्स कंप्लीट करना है। तो उसके बाद मतलब फिर मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? फिर के लिए फिर बात करेंगे, अभी तो है टाइम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो पहले ये वाला दो और बाद में फिर पढ़ना, फिर रिवीजन प्रैक्टिस ही है, रिवीजन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट यही रहेगा आपका, ठीक है ना। यस सर, ये पूछना था कि डिटेल कोर्स फिर मेरा दोबारा करना बेनिफिशियल रहेगा? हाँ रहेगा, डिटेल बस आपने नोट्स बना रखे हैं, डिटेल कोर्स देखते चलो, और उसमें से जो है रिवाइज होता रहेगा आपका, और अभी आपको है ना कितनी बार रिवीजन राउंड लगते रहेंगे आपके, तो है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, डिटेल देखना। यस सर। हेलो सर। हाँ जी। सर ईएमटी में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और ईएमएफ के बाद जो कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है क्या जैम के लिए? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल तो कम ही आता है, नहीं आता है। और देखो जो टॉपिक्स हमारे इम्पोर्टेंट रहते हैं ईएमटी में, वो ये रहता है कि बीच बीच में कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आप कौन से वाले कैपेसिटर क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और ब्रीफ सर करिए। जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद है जो कैपेसिटर, मैग्नेटिक फील्ड और वो सब के बाद। मैग्नेटिक फील्ड के बाद कैपेसिटर के क्वेश्चंस तो देखो आते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसे स्पेसिफिकली याद नहीं आ रहा कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आईआईटी जैम के लिए अगर हम बात करें तो मैग्नेटोस्टैटिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद जो हमारा मैक्सवेल रिलेशंस आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके सर। अगर एक बार थोड़ा मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना कौन सा वाला आप कह रहे हो, तो और मैं बेटर समझ पाऊंगा शायद, है ना। सर आपको व्हाट्सएप में एक क्वेश्चन सर भेजा था, अगर सर समय मिला तो उसका रिप्लाई दे देना। ठीक है, मैं देख लूँगा, एक बार मुझे दोबारा पिन कर देना यार, थोड़ा ऐसे ही रहता है, रिप्लाई हो नहीं पाता बिजी स्केड्यूल के कारण, बट देख जी लूँगा। सर।
हाँ जी, बाकी लोग किससे बात कर ली, किसकी रह गई बात? सुकृति ने हैंड रेज कर रखा है। सुकृति, कोई आपको डाउट है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं टेस्ट दे रही हूँ बट बीच बीच में ये होता है कि मैं बार बार ब्लैंक हो जाती हूँ, मतलब टाइमर देख देख के कि टाइम इतना जा रहा है, तो क्वेश्चंस जो आते भी होंगे वो भी नहीं हो रहे हैं, फिर पैनिक कि हो जाते आते हैं। जाते क्वेश्चंस का भूल जाती हूँ मैं कि कैसे करना कैसे नहीं, मतलब पहले 10 मिनट में तो मैं प्रॉपर ब्लैंक हो जाती हूँ जब टेस्ट दे रही होती हूँ कि आते जाते क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं। देखो यार, ये प्रैक्टिस के साथ आप इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छा है आपको ये पहले पता लग गया है ना। अगर ये चीज़ एग्ज़ाम के यस टाइम में सर। पता लगती तो थोड़ा नुकसान दे सकती थी, लेकिन अभी आपको पहले पता लग गया है कि थोड़ा सा आपको टाइम देखकर पैनिक होता है, तो आप उसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान दीजिए। और आप मेनली, ठीक है ना, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है सारा फोकस उसी पर लगाइए, ठीक है। मैं यस मानता हूँ सर। हो जाता है, ये इससे बहुत ही कॉमन है। और जैसे जैसे आप ना इसमें टेस्ट देते जाएंगे, कहीं ना कहीं इसमें शायद आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, है ना। ह्यूमन नेचर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड व्हाट वी डू इन डेली लाइफ, है ना। तो थोड़ा सा जो प्रैक्टिस आप करेंगे वो आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके एग्जाम में। तो अगर आपको ये टाइम वाला चीज़ इससे पैनिक हो रही है तो आप थोड़ा इसकी टेस्ट दीजिए, और ताकि अपना आपका ये डर निकल जाए और आपके सामने जो क्वेश्चन है आप उस पर फोकस कर पाए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी, बताइए आर्यन, आपने हाथ खड़ा कर रखा है, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये मैथमेटिकल फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं और मैथमेटिकल हाई वेटेड रखते हैं? हाँ, मैथमेटिकल फिजिक्स में तो डायरेक्ट है यार। एक क्वेश्चन मैट्रिसेस का आता है, एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है, एक क्वेश्चन फूरियर सीरीज का आ जाता है, पिछले सालों में मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन टेलर सीरीज का आ जाता है, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आ जाता है, वेक्टर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। तो ये तो एक एक क्वेश्चन सबका फिक्स है इसमें। बाकी आप देख लो, वेक्टर्स में तो ये रहता है कि वेक्टर कैलकुलस जो इंटीग्रल्स हैं और जो थ्योरम्स हैं उससे आएगा, मैट्रिसेस में हमेशा प्रॉपर्टीज से आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में वही सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, फूरियर सीरीज में अगेन वही जो हमारा सीरीज है, टेलर सीरीज बनानी आनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन है यार। एक सम ऑफ तो जीरो। पीवाईक्यू बेस्ड हो सकते हैं सर? हाँ हाँ, पीवाईक्यू बेस्ड ही आएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स ज्यादातर पीवाईक्यू बेस्ड रहता है। सम ऑफ जीरोस वाला कर लेना, जैकोबियन कर लेना, ठीक है। ये छोटे छोटे मिनी टॉपिक्स हैं 10-10 मिनट के, ये भी कई बार आ जाते हैं, है ना। यस, थैंक यू सर। मैथमेटिकल फिजिक्स का सॉर्टेड है भाई, वो सबसे अच्छे नंबर्स आपको देगा। हाँ जी, और यहाँ पर आई गेस संपूर्णा, आपने भी हैंड रेज कर रखा है, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा तो सभी टॉपिक सिर्फ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और न्यूक्लियर छोड़ के बाकी सारा टॉपिक ही 2-3 बार करके रिवीजन हो चुका है, पर वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं भूल जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने अभी तक भी एक भी फुल लेंथ मॉक नहीं दिया है, तो अभी क्या करना चाहिए? आप अपना रिवीजन का बनाए रखो, ये चलता रहेगा। भूलना लगता, कई बार हमें ना ऐसा लगता है कि यार हम टॉपिक को भूल रहे हैं, लेकिन हम कॉपी खोलते हैं तो लगता है कि नहीं यार आता है, ठीक है। तो वो वाला भूलना भी हो जाता है कभी कभार। बाकी ये वाला सबके साथ ही है, आप देख सकते हो ज़्यादातर आपके सभी के, आपके जो क्लासमेट्स है सभी का यही डाउट आ रहा है कि हम भूल जाते हैं। तो ये बनता रहेगा, मैंने कहा ना, ये चलता रहेगा भूलना भुलाना। आप बस अपना रिवीजन पे फोकस रख लीजिए। और जो आप कह रहे हैं, ठीक है, आपने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, वेरी गुड। आपने स्टैट मैक और न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं करा है, वो भी एक बार कर लीजिए, टाइम है अभी आपके पास, और वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टैट मैक केवल 4 क्लास का टॉपिक है और 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। न्यूक्लियर फिजिक्स अगेन 4 क्लास का टॉपिक है और 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार। तो इंपॉर्टेंस में है वो, ठीक है, उसको जरूर कर लो यार। तो सर पहले 7 डेज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देती हूँ, फिर बाकी का दिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगी, तो ये सही रहेगा क्या? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि लगातार रोज टेस्ट दो, एक दिन का ब्रेक लेकर रिवीजन करके जरूर दो। मतलब आप टेस्ट देते रहोगे अच्छे से बिना पढ़े, अगर हम टेस्ट देंगे तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। हम अच्छे से एक दिन लीजिए, आप रिवाइज करिए टॉपिक को अच्छे से, पूरी तरह से पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। सर यूनिट वाइज साथ ही मॉक टेस्ट अवेलेबल है सर? यूनिट वाइज वाले जो, मतलब आपने एक पीडीएफ मिली थी, आशीष ने भेजी थी मुझे, और भी अवेलेबल होंगे क्या? अभी लाइव टेस्ट ले लेंगे, अभी थोड़े 2-3 दिनों में थोड़ा लाइव टेस्ट शुरू करेंगे एक एक टॉपिक करके, तो वो भी हो जाएगा एक एक और। सर आपने मिक्स टेस्ट का वो लिंक भी अभी तक नहीं इंक्लूड किया है, आपने बोला था कि करेंगे। हाँ, टेस्ट का मैंने पिछले वाले टेस्ट का तो भेजा था ना आप लोगों को डॉक में।
जी सर, लेकिन वो मिक्स्ड वाले तो 1 या 2 ही है। ठीक है, उसको भी कर देते हैं, कर देंगे। लाइव टेस्ट लेंगे, अब थोड़ा सा लाइव टेस्ट का ओके स्केड्यूल सर। बनाएंगे, भेजेंगे। हाँ संपूर्णा, आप कुछ कह रहे थे, बीच में बात रह गई थी, आप पूरी कर लीजिए। नहीं सर, वही पूछना था, बाकी क्लियर हो गया अभी डाउट। ठीक है यार, ठीक है, ओके। बाकी किसका है? सर एक आइडियल तरीका कौन सी है सर, एक फुल मॉक का क्वेश्चन सॉल्व करने का, मतलब कौन सी सेक्शन पहले करने चाहिए? इसका कोई वो नहीं है यार, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मित्रों, आपको जो सही लगता है वो करो, है ना। अगर आपको लगता है कि यार आपके हिसाब से पार्ट ए पहले करना चाहिए तो पार्ट ए आप पहले करिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी लाइन वाइज चल सकते हैं। कई लोग सेक्शन बी सेक्शन सी को पहले करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ लाइन वाइज चलना ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने एक बार MCQ अच्छे से कर लिए, 30 क्वेश्चन जो है, मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है। मैंने जब अपना एंट्रेंस, अपना IIT जैम जब दिया था तो मैंने 1.5 घंटे में सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, और उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था कि यार चलो ये 30 क्वेश्चन तो हो गए जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, वो अपने अच्छे से कर लिए हैं। अब मैं आराम से सेक्शन बी सेक्शन सी कर सकता हूँ। सेक्शन बी मैंने 30 से 40 मिनट में कर दिया, सेक्शन सी भी 40 मिनट में कर दिया, आखिरी के 10 मिनट बचे थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए। तो मैं तो ऐसे ही प्रेफर करता हूँ कि यार लाइन वाइज चलो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से टेस्ट दे के देखिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, हो सकता है आप अपने ओके लिए, सर। है ना, आप अपने लिए बेटर हो, ठीक है। हाँ, हैंड रेस कर रखा है आई थिंक, राधिका आप बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने पूरे मतलब डिटेल कोर्स पूरा कंप्लीट कर रखा है, और जो टॉपिक्स को छोड़ के सब रिवाइज भी कर रखा है, नोट्स की समथिंग। बस मुझे क्वेश्चंस जो मैं अलग से करती हूँ ना, मतलब जैसे असाइनमेंट से या फिर किसी भी और कोचिंग के मटेरियल से, तो उनमें दिक्कत आती है। मतलब 1 घंटे में जैसे 12 से 15 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं ऐसे कुछ, या फिर कुछ क्वेश्चन बन नहीं पाते, ऐसे दिक्कत आ रही है मुझे। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो। पीवाईक्यूज जो मैं लगाती हूँ ना अनसोल्व, मतलब जो मैंने कभी नहीं कर रखे उधर, जैसे 2005 से 2010 के बीच के वो पीवाईक्यूज आपने नहीं करवा रखे ना, तो उनको करती हूँ ना, तो उनमें मतलब दिक्कत आती है करने में उनको। एक्चुअली वो ना थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी है, मतलब 2012 के पहले के क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो वो थोड़ा सिलेबस भी अलग है और थोड़ा टफर लेवल है उनका, अगर आप देखोगे। पैटर्न भी अलग है उसका। हाँ, पैटर्न भी अलग है, टफर लेवल भी है, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा है वो, तो इसीलिए वो मैं नहीं कराता हूँ, क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो गया और क्वेश्चन का लेवल्स भी चेंज हो गया। पहले क्वेश्चन बहुत टफ आते थे उसमें, 2012 के बाद वाले आप क्वेश्चंस करिए। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि बाकी कोचिंग मटेरियल से आप क्वेश्चन करते हैं, कभी कभार होंगे, वो तो चलता रहेगा। मैंने कहा ना कि 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन में से यार 100 के 100 एक बार में नहीं होते हैं, लेकिन हमें ये जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को थोड़ा साइड रख के लर्निंग स्पिरिट को आगे लेके आना है हमें, कि यार अगर ये क्वेश्चन मैंने नहीं हुआ मुझसे तो इसमें क्या दिक्कत है, लेट मी लर्न, लेट अस अप्रिशिएट डूइंग मिस्टेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा सोसाइटी के प्रेशर में हम जो बन गए हैं ना कि गलती करना अलाउड नहीं है, ये बहुत गलत है। क्यों नहीं है अलाउड यार, गलती करना अलाउड है, क्या हो गया, एक क्वेश्चन नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, सीख लो उसे बस, कि हाँ यार ये ऐसा हो गया है, सॉरी आपकी आवाज चलेगी राधिका। सर अभी आ रही है मंच? हाँ अब आ रही है, बताइए। सर टेस्ट का क्या मतलब कैसे करें, क्योंकि मैंने अभी तक ज्यादा टेस्ट दिए नहीं है, बस अब प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं और टेस्ट देना है, ये टाइम है, तो मतलब मैं कैसे करूँ टेस्ट का मैनेज? देखो मैनेज वाली बात नहीं है, ये ना आपके मन पे शायद लोड बन गया है कि मैंने कोई भी टेस्ट नहीं है तो मेरा क्या होगा। आज एक टेस्ट दे डालो सही है, सीधी बात है, आज रात को 10 बजे एक टेस्ट दे डालो, तो आपका ना मन से वो निकल जाएगा कि मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया, तो आपको पता लग जाएगा कि टेस्ट में क्या होता है, फिर आप थोड़ा और बेटर डिसाइड कर पाओगे कि कितने टेस्ट मुझे देने चाहिए और क्या होगा। तो मैं तो यही कहूँगा, जिन्होंने अब तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है ना, सबसे पहले यही काम करो, आज रात को 10 बजे बैठो, एक टेस्ट दे डालो, ठीक है, बिना प्रिपरेशन के दे डालो, लेकिन दे डालो। तो इससे होगा कि आपके मन से एक चीज तो निकल जाएगी कि अरे यार टेस्ट नहीं दिए, तो एक टेस्ट आप दे दोगे तो थोड़ा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्या क्या होता है। फिर उसका आप एनालिसिस करना कि अच्छा यार यहाँ पर मिस्टेक है, मुझे ये फॉर्मूले याद नहीं है, यहाँ पर मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो थोड़ा आधे घंटे का एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि टेस्ट, मॉक टेस्ट देने का मतलब ही यही है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कि मैं, है ना,
क्या कितने पानी में हूँ। तो थोड़ा सा आप जरूर एनालिसिस जरूर करना टेस्ट के बाद, ठीक है। ओके ऋषिकेश आप बताइए। सर सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक्स का, यार इलेक्ट्रॉनिक्स का तो देखो वही है, सब डाइवर्स ही है, एक एक क्वेश्चन सब में से ही आ रहा है। आप देखोगे डायोड में से आ रहा है, ओपैम में से एक क्वेश्चन आ रहा है, बीजेटी में से एक क्वेश्चन आ रहा है, जेना डायोड में से एक क्वेश्चन आ रहा है, चारों में से एक एक क्वेश्चन आता ही आता बीजेटी है। वाला नहीं बनता है सर। हाँ बीजेटी वाला नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? उसमें कोई ग्रहण लगा हुआ है या उसमें कोई कुछ है दिक्कत जो नहीं बनता है? उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता अरे कुछ नहीं होता भाई, क्या कंफ्यूजन है उसमें? केसीएल 2 जगह केवीएल लगाना है बस, इनपुट पर आउटपुट, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है यार। है। और सर सॉलिड स्टेट का उसका बता दीजिए टॉपिक। सॉलिड स्टेट में यार वही है, जो आपको दो तीन क्लासेस करवाई हैं उसी में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं यार। सॉलिड स्टेट सिलेबस का ना एक्चुअली वो एमएससी का टॉपिक है सॉलिड स्टेट, और इसमें पूछ लिया जाता है, पूछने को काफी कुछ रैंडम पूछ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें, एक तो वो है अपना इंपॉर्टेंट मिलर इंडिसेस, ठीक है, नंबर 1। दूसरा फर्मी लेवल का जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, डायोड का, ट्रांजिस्टर का, वो ध्यान में रखिए। उसके अलावा वही बॉडी सेंटर्ड है ना, एफसीसी, बीसी, सिंपल, 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 चीजों को ध्यान रखिए। ठीक है सर। उसमें कांटेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्या सर? हाँ, वो विड्थ और पोटेंशियल का याद रख लो फॉर्मूला, क्वेश्चन सर केवल वो एन और, हाँ केवल वो वाला रिलेशन एन और डब्ल्यू वाला, या फिर मतलब जो पूरा फॉर्मूला है कांटेक्ट पोटेंशियल का वो जो एक कंसेंट एन वाला फॉर्मूला भी और वी नॉट वाला फॉर्मूला भी, दोनों फॉर्मूले हैं उसमें, ठीक है, देख लेना। गुड इवनिंग सर। यस पारुल बताइए। सर मैंने ना एसएसपी बिल्कुल ही छोड़ रखी है, और एक बार ट्राई किया था उसको करने की, लेकिन मुझे वो याद ही नहीं होती। अब उसको करूं या फिर छोड़ ही दूं? बाकी सब्जेक्ट्स में आपका क्या सीन है? बाकी सब्जेक्ट्स हो गए हैं? बाकी सब्जेक्ट तो हो रखे हैं सर, और वो न्यूक्लियर है ना, उसकी रिवीजन के काफी टाइम हो गया, तो फिर वो भी थोड़ी वीक है। कोई दिक्कत नहीं है, न्यूक्लियर कर लो आप। और सॉलिड में ना मैं कहूँगा ज़्यादा ना टाइम देते हुए ना, 4-5 लेक्चर ही हैं, आप एक बार 4-5 लेक्चर्स को एक ही दिन में देख लोगे, आई गेस 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, तो एक ही दिन में आप देख लोगे, उसको देख लो। और उसमें मुझे याद ही नहीं रहता उसका कुछ। मैं कह रहा हूँ सारा याद ही मत करो, मैं कह ही नहीं रहा कि वो सारे जो 200 स्लाइड है वो याद रखनी है, नहीं याद रखनी 200 स्लाइड, केवल बस इतना याद रख लो कि मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं, छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक 10 मिनट लगेगा। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एफसीसी का याद रख लो, NaCl और ये सब थोड़ा सा, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट लगेगा उसमें भी, ठीक है। ये 2 चीजें याद रख लो बस, कि कम से कम चलो 3 में से 2 क्वेश्चन तो बन जाए, है ना। ओके सर, ओके सर, सिंपल है यार। सर हाँ जी बताइए। ऑप्टिक्स में मतलब कौन कौन से टॉपिक है जिनको हम कर सकते हैं अभी, क्योंकि उसका मैंने रिवाइज नहीं कर रखा है, वो कोर्स तो पूरा कर रखा है डिटेल वाला, पर उसका रिवीजन हो नहीं पा रहा है अभी, या फिर मतलब अभी तक किया नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हो वो ऑप्टिक्स का ना, ये मैंने जो MIT वाली प्लेलिस्ट बना रखी है ना, MIT वाली की, ये 6 लेक्चर हैं, ये 6 लेक्चर देख लो, ज्यादा नहीं है, 1.5 घंटे के हैं, एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और पोलराइजेशन कर लो, पोलराइजेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, ब्रूस्टर एंगल पे एक आ जाता है और एक नॉर्मल ऑप्टिकल एक्सिस ओरिएंटेशन मेलस लॉ पर आ जाता है। दूसरा आप डिफ्रैक्शन कर लो यार, डिफ्रैक्शन इजी है, मैंने जिस तरीके से शायद पढ़ा रखा है वो बहुत ही इजी वे में है, थोड़ा सा आप उसको खुद से एक बार है ना ट्राई करो तो वो हो जाएगा। ओके सर। हाँ जी। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मतलब कौन से ज्यादा आएगा? यार ये तो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर फॉर्मूला वगैरह मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? वो सेम ही है फॉर्मूला यार, a sin थीटा n लैम्डा उसमें है, और डबल डिप स्लिट में बस इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को मिलाकर है, तो 4 फॉर्मूले उधर हैं और 2 फॉर्मूले इधर हैं। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो सभी में मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ मैं समझ गया, लेकिन आप ना एक बार बस मेरी एक बार बात मान करना, उन चारों टॉपिक को, यानी कि इंटरफेरेंस, दोनों डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, ये ग्रेटिंग, इतने इन तीनों के ना फॉर्मूले को एक बार बैठकर 1 घंटे में ना एक नोटबुक में लिख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा ये तीनों चीजें सेम है, ये अलग है ही नहीं, ठीक है भाई। इतना काम कर लो, जिसको भी ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम है ना, 1 घंटा निकालकर, मेरी बात मान लो, 1 घंटा निकालकर उसके सारे फॉर्मूले एक बार एक नोटबुक एक पेज पे लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा तीनों सेम चीज है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। एक ही फॉर्मूला याद, अगर आपने सिर्फ ग्रेटिंग का फॉर्मूला याद है ना,
तो आप उससे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कर सकते हो, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ ग्रेटिंग याद है। ठीक है जी सर। थोड़ा सा उसको करना। हाँ जी बताइए सर मॉडर्न। एक सेकेंड, सोनालिनी आप पूछ लीजिए, चिराग अभी आप थोड़ा सा रह दीजिए, बताओ। सर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारा जो थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है उसका याद रखना जरूरी है? ना, फर्स्ट नियरेस्ट और सेकंड नियरेस्ट। अब थर्ड नियरेस्ट अगर IIT जैम पूछ रहा है तो IIT जैम सही नहीं कर रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि भाई वो याद रखना इम्पॉसिबल है, कौन कैसे याद रख लेगा ना। सेकंड नियरेस्ट तक तो चलो फिर भी रट लेगा बंदा, तो वो अगर आ गया तो छोड़ देना, सेकंड नियरेस्ट तक चलो ठीक है, मान सकते हैं, एक्सेप्टेबल। हाँ चिराग बताओ, अब बताओ। सर मॉडर्न के MIT में न्यूक्लियर इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको डिटेल कोर्स से करना पड़ेगा। और न्यूक्लियर के लिए ना यार अलग से मेरी रिवीजन क्लासेस हैं, थोड़ा स्पेशल में करवा रखा था मैंने, 24 वालों के लिए करवा रखा था, एक बार देख लेना, वहाँ आपको मिल जाएंगी 2-3 क्लासेस। सर डिटेल में उसकी कितनी क्लास है, 4 या 5? 4-5 क्लासेस ही हैं, ज़्यादा नहीं है, एक दिन में हो जाएगा वो भी, करना चाहो तो। नहीं तो मैं अभी बाद में एक आध टॉपिक उसको कराऊंगा ही, उसको मैं करवाऊंगा रिवाइज, तो वो भी हो जाएगा। ओके। हेलो सर। हाँ जी बताओ अनुरूप। सर मैं EMT को सबसे ज्यादा पढ़ा हूँ 2-3 महीने, लेकिन मैं उसके लगभग 41 क्वेश्चन करने में मुझे 20 से 25 घंटे लग गए। PO की थे सर, लेकिन इधर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में सर, इलेक्ट्रॉनिक्स आसान है, उसमें सर फिर से पढ़ना पड़ेगा दोबारा, पढ़ा है एक बार लेकिन सब भूल गया है। ठीक है। और सर वेव और ऑसिलेशन में, ऑप्टिक्स में मुझे डबल रिफ्रैक्शन में दिक्कत हो रहा है, बाकी तो हो जाएगा। सर मैं EMT को और पढ़ूं या सर इधर इलेक्ट्रॉनिक्स की करूं? आप इलेक्ट्रॉनिक्स करिए, EMT आपने काफ़ी पढ़ रखा है, अब उसको बस फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए। आपने नोटबुक बना रखी है फॉर्मूला की, सबने आपने बनाया? जी सर बनाया है। बस EMT के फॉर्मूला पढ़ लीजिए, बाकी देखी जाएगी वाला सिचुएशन है। EMT में ये रहता है, देखो EMT और मैकेनिक्स में ना ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं आप सर मैकेनिक्स भी मैंने बहुत पढ़ा है, मैं क्लेपनर से भी पढ़ा है, SC वर्मा से भी पढ़ा है। बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आप बस उसका फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला रिवीजन करके रखिए उसमें, और जो होगा देखी जाएगी वाली बात है। बाकी सब्जेक्ट्स पे आप अच्छा कमांड कर सकते हैं, मतलब मैं ऑनेस्टली रिफ्रैक्शन में हमें बहुत समस्या हो रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर बाकी तो और है, और सब पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। आप मुझे डिफ्रैक्शन समझाओ कि डिफ्रैक्शन, डबल डिफ्रैक्शन क्या होता है, जो भी आपको मालूम है, सही मालूम है तो भी सही है, गलत है कोई बात नहीं, मुझे आप बताओ। सर ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ई रे, उसका सर जो ऑप्टिक्स एक्सिस होता है वो किस एंगल से कैसे रे कर जाता है वो समझ में नहीं आता। मैं कर रहा था क्वेश्चन, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा था। अच्छा यार उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार वाली बात इतना है नहीं। कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो अटक गया, वो आप मेरे को भेजना, एक बार हम देखेंगे, है ना। बाकी इसमें डबल रिफ्रैक्शन में तो बहुत सिंपल चीज़ें ही हैं कि ये रहता है कि बस उनका जो है ना जो हाफ वेव प्लेट है और जो क्वार्टर वेव प्लेट है, वो आप याद रखिए कि उनके अफेक्ट क्या होते हैं। उसमें सर, उसमें जो हाफ वेव प्लेट वो समझ में आता है। मैं असल में इस बुक से पढ़ रहा था, अजय घटक से। इसमें सर थ्योरी बहुत ज्यादा दिया है। हाँ थ्योरी बहुत है इसमें, और सर उसमें मैं एकदम अटक गया। कोई बात नहीं, अब यार इस समय बुक मत पढ़िए, ठीक है। इस समय नोट्स फिर से पढ़िए स्पेसिफिकली यार, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस समय ना चक्कर क्या है, हमें IIT जैम बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं पूछता है ना, तो हमें एटलीस्ट देखो बात ये है कि यार एक माउंट एवरेस्ट है और एक छोटा पहाड़ है हमारा नैनीताल में, लेकिन जब अगर हमें चढ़ना नैनीताल वाला पहाड़ है तो माउंट एवरेस्ट के रास्ते पे नहीं जाना है ना। तो हम माउंट एवरेस्ट के रास्ते पे पहुंच जाएंगे लेकिन नैनीताल वाला पहाड़ नहीं पहुंच पाएंगे। तो नैनीताल वाला पहाड़ है IIT जैम का पहाड़, और IIT जैम के पहाड़ पे पहुंचने के लिए IIT जैम के जो स्पेसिफिकली मटेरियल है उसको पढ़ना इस समय ज़रूरी है। सही है जी। तो आप नोट स्पेसिफिक पढ़िए, नोट से बाहर इस समय प्लीज़ कोई भी मत पढ़िए यार। 20 दिन है, 20 दिन में आप नोट्स के अलावा कुछ मत पढ़िए, सभी को रिक्वेस्ट है। पेपर नोट्स में से ही आने वाला है, बाद में आप मुझे ही कहोगे सर पेपर 80% नोट से आया था, 85% नोट से आया था, बाद में मत कहना। मैं पहले ही बता रहा हूँ नोट्स में सब कुछ है,
और 100% को पकड़ने के चक्कर में 85% 80% को नहीं गंवाना है। ठीक है, कोई भी समझदार व्यक्ति आपको ये बता देगा कि अगर आपकी जेब में 80% चीजें हैं तो 100% के चक्कर में वो 80% नहीं गिराने हैं। ठीक है ना? ठीक है, अगर आपकी जेब में, हाँ ठीक है, बताइए क्या है आगे डाउट नेक्स्ट। सर एमएसक्यू कौन से प्रैक्टिस करें? एमएसक्यू यार आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तो कोई और तरीका तो नहीं है, स्पेसिफिकली किसी बुक वगैरह में नहीं दिए होते हैं। आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज आप कर सकते हैं, यही 2 तरीके हैं मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए यार, इसमें अब थोड़ा इस मीटिंग में मैं यही करता हूँ, मेरी दूसरी मीटिंग भी है अभी आईआईटी जैम 26 वालों के साथ। ठीक है, आखिरी में बस मैं थोड़ा सा ये कंक्लूड करना चाहूँगा यार कि भाई ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। अब आपके जो लाइफ चेंजिंग 20 डेज हैं, 22 डेज हैं भाई, इस पर आप, ठीक है, मैं सच में ये लाइफ चेंजिंग है। ठीक है, अभी जो मेहनत करोगे वो साल भर की मेहनत सफल हो जाएगी। रिजल्ट के बारे में इतना नहीं सोचना है, बस मेहनत के बारे में सोचना है और अपने वर्क के बारे में सोचना है कि आप क्या करना है। ठीक है, रिजल्ट जो भी हो उससे हमें इतना मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट जो भी आए आप हमेशा देखोगे, ओवरऑल लेंस से देखोगे तो आप बेटर ही रहोगे। एक साल में जो आपने तैयारी करी है, जो आपने सीखा है, वो आपको रंग ही लाएगा, वो आप उसके नेगेटिव में नहीं रहोगे, हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे उसके लिए। ठीक है, अगर आप कल बाई चांस आपको अगर कोई एनआईटी मिलना था तो आपको आईआईटी मिलेगा, अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी मिलनी थी तो एनआईटी मिल जाएगा। एनआईटी भी बढ़िया कॉलेज है, आईआईटी भी बढ़िया कॉलेज है, दूसरे डीयू के या जेएनयू बीएचयू भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। बस इतनी सी बात यह है कि आप अपना फोकस जो है, अब जो 20-22 दिन है उसमें पढ़ाई में लगाइए। बहुत ही अनमोल मौका है इस समय आपका अपने आप को साबित करने का, अपने आप से बढ़िया मेहनत करने का। और मैं आपको पता है प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब जो आप पढ़ोगे ना, अब जो जनवरी मंथ में आप जितनी पढ़ाई करोगे, शायद ही अब दोबारा लाइफ में आप करने वाले हो। ठीक है, नॉट इवन इन एमएससी, नॉट इवन इन पीएचडी, आप इतनी पढ़ाई कभी नहीं करोगे जितना आप आज करने वाले हो इस जनवरी मंथ में। और ये याद रहेगी, आप हमेशा इस बारे में ना प्राउड फील करोगे, बिकॉज मैं भी करता हूँ। मैं अपने जनवरी मंथ में जो मैंने मेहनत करी, मैं आज तक उसके बारे में अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता हूँ कि यार हाँ यार शानू यार अच्छी मेहनत करी थी और काफ़ी रंग लाई वो मेहनत। और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यार मैंने उस समय मेहनत करी। तो ये खुशी आपको भी मिलनी चाहिए। ठीक है, कोई कमी ना छोड़ें, कोई डिस्ट्रैक्शन का मौका ही ना दें अपने आप को। इस समय बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल हाई बीम फोकस की तरह आपको पढ़ना है। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी आपको क्लासेस में कहा है बहुत बार यार, आज दोबारा कहता हूं कि देखो, सन में ताकत है पेपर को जलाने की, लेकिन पेपर जलता तभी है जब आप उसको मैग्नीफाई ग्लास से फोकस करते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, आप में पोटेंशियल है आईआईटी एग्जाम को क्रैक करने का, लेकिन वो फोकस की कमी है। ठीक है, वो फोकस आपको जरूर करना पड़ेगा, तभी आप उस लेवल पर पहुंचोगे। ठीक है एवरीबॉडी, सो प्लीज अच्छे से फोकस करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि यार आपके माँ बाप आपके लिए 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपको भी 12 घंटे मेहनत इस समय करनी चाहिए ताकि आप अपने सपनों के लिए कुछ कर सकें। ठीक है सर, इफ आई मे सर वो एमआईटी सीरीज की क्लासेस कब से शुरू होगी सर? एमआईटी सीरीज अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की चल रही है प्लस में, है ना सर? वो जो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली बोल रहे थे ना सर, वो यार अभी 2-4 दिन में थोड़ा स्लॉट का यूट्यूब पे है प्रॉब्लम, वो सॉर्ट करके मैं करता हूँ। अभी मेरी बहुत सारी क्लासेस चल रही है नेट वेट में भी यार, उनका भी एग्जाम आ रहा है ना, नेट एग्जाम वालों का भी, तो उसको भी सॉर्ट करके फिर करते हैं। ठीक है, 1-2 दिन में उसके बारे में अपडेट। फुल लेंथ कब से लाएंगे, मतलब लाइव जो आप बोल रहे थे? वो अभी 20th के आसपास से समझ लीजिए। ठीक है, फुल लेंथ। सर मैक्सिमम हाँ, एक सेकेंड सर, मैक्सिमम कितने मॉक देने चाहिए? मैक्सिमम तो जितने मर्जी दे सकते हो, मिनिमम 3 या 5, 3 से 5 मिनिमम जरूर दे देना यार, है ना? ठीक है, 5 टेस्ट जरूर दे देना मिनिमम, इतना तो रखना यार। सन कंफ्यूजन ही क्यों रहती है अपने आंसर में, वो सही होता है फिर भी। कॉन्फिडेंस रखो ना अपने आप पे, जो आप कर रहे हो वो ठीक है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, रिवीजन से ही आएगा कि यार जो आपने क्वेश्चन पहले से देख रखा है उसको बार बार करोगे तो बेटर इंप्रूवमेंट आती है। मतलब कहने का मतलब है जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन कम रहेगी। सर रोटेशनल मोशन में फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के अलावा जनरल रोटेशन भी इम्पोर्टेंट है? नहीं, जनरल रोटेशन जेस्ट एग्जाम के लिए ज़्यादा है, आईआईटी जैम के लिए नहीं। ठीक है,
चलिए मित्रों, अब बाकी डाउट बाद में लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मेहनत करते रहिए, अपने ड्रीम्स के लिए काम करते रहिए, ठीक है एवरीबॉडी। थैंक यू सर। सर ओके, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। सर हमारा 2 तारीख तो सर एग्जाम है, हाँ हाँ, लेकिन सर 5 तारीख हमारा सेमेस्टर कैसे मैनेज करें सर? 5 तारीख को है ना सेमेस्टर का एग्जाम। हाँ सर। अरे उसको कर लेना, 2 तारीख को एग्जाम तो दो पहले, 3 दिन बहुत होते हैं यार सेमेस्टर के लिए, एक रात पहले भी बहुत होता है। सेमेस्टर तो हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी पहले IIT जैम दे दो अच्छे से, अच्छी बात है तुम्हारा तो कि सेमेस्टर एग्जाम बाद में। IIT जैम पढ़ो, उसके बाद तो 3 दिन है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए यार। पहले IIT जैम को कर लो अच्छे से, सेमेस्टर में थोड़े नंबर कम भी आएंगे इस बार तो चलेगा, ठीक है। ओके सर। ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।